नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं आशीष द्विवेदी जी। ये असिस्टेंट डायरेक्टर हैं महिला एवं बाल विकास। इनके गाइडेंस में कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं अभी तक डीसी डीएसपी जैसी पोस्ट को हासिल कर चुके हैं और काफी लंबे समय तक ये शिक्षा जगत से जुड़े रहे, काफी बड़ा नाम रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आशीष भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ विकास जी, आप कैसे हैं? बस एकदम बढ़िया। अनअकैडमी परिवार की ओर से ढेर सारी बधाइयां आपको और स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, आप जानते हैं कि सबसे पहला प्रश्न मेरा जो है कि तैयारी का जो सफर है वो कैसे शुरू हुआ? आपने कब तैयारी करना शुरू किया? कब आपको लगा कि मुझे स्टेट पीएससी की तैयारी करनी चाहिए? देखिए, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके सबसे पहले तो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी चालू कर दिया था। जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने किया तो वो दौरान था जब इंडिया में एक रिसेशन आया हुआ था 2008-9 का जो टाइम था। तो मैं अलग अलग कंपनियों में नौकरी कर रहा था। फिर धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा कि कुछ और भी मैं बेहतर कर सकता हूँ, कुछ और भी सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। और तब जाकर एक विचार आया कि क्यों ना हम स्टेट सर्विस की ओर जाएं। तो 2011 जुलाई में मैंने फाइनली अपनी नौकरियां छोड़ दी और स्टेट सर्विस की तैयारी, जो राज्य प्रशासनिक सेवाएं हैं, उनकी तैयारी प्रारंभ कर ग्रेट। दी। जी इसके बाद जी, प्लीज कहिए। 2013 का जो विज्ञापन 2013 विज्ञापन वर्ष का जो सीपीएससी थी, उसमें मेरा चयन हुआ। दूसरा प्रश्न ये है आशीष भाई कि जब आप तैयारी कर रहे थे तो उस पेज में कई सारे ऐसे चैलेंजेस होते हैं, हर स्टूडेंट की लाइफ में ऐसे चैलेंजेस होते हैं। तो वो कुछ चैलेंजेस जो आप हाईलाइट करना चाहते हैं कि इन चीजों से हम बच के रहेंगे तो हमारी तैयारी एक बेहतर दिशा में बढ़ती रहेगी। देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो ये होता है कि बहुत सारे मेरे जो कलीग्स होते हैं, मैं अपने दोस्तों को देखता था, अभी भी देखता हूँ, स्टूडेंट्स को देखता हूँ, वो बेचारे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। 3-4 तरह का कंफ्यूजन रहता है उनके पास। जी। पहला कंफ्यूजन तो ये कि उनको बहुत लंबे समय तक उनकी तैयारी का वक्त गुजर जाता है, उनको ये नहीं समझ में आता कि उनको पढ़ना क्या है। डेफिनेटली। सबसे सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि उनको एग्जैक्टली ये नहीं पता होता है कि हमें पढ़ना कैसे। दूसरा चैलेंज उनके सामने ये आता है कि कई दफा वो, जैसे आप महाभारत में देखते हैं ना कि दुर्योधन के पास बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन पांडवों के पास एक गुरु था, कृष्ण नाम का। तो कई बार अच्छे गुरुओं का चुनाव में भी गड़बड़ हो जाती है, तो मार्गदर्शक कई बार सही नहीं मिल पाते। दूसरा ये चैलेंज। बिल्कुल। तीसरा चैलेंज होता है कि कई बार बच्चों के ऊपर फैमिली का प्रेशर हो जाता है। प्रेशर ऐसा कि पेरेंट्स एकदम से 6 महीने बाद ही पूछने लगते हैं कि नहीं, तुम्हारा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, क्या हो रहा है, कब वैकेंसी आ रही है, तुम और भी परीक्षाओं का एग्जाम और भी फॉर्म क्यों नहीं भर देते हो, तुम बैंकिंग का भी भर दो, तुम वनडे जो स्टेट की परीक्षाएं हैं उनका भी भर दो। तो उनकी जो एनर्जी होती है वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाती है। तो ये 3 मेजर चैलेंजेस मैं अपने, और ये वजह होती थी कि उनके अंदर मैं अपनी तैयारी को बहुत एंजॉय करता था। मुझे पता था जी। कि मुझे यही परीक्षा देनी है और ऐसा कोई दबाव भी नहीं फील करता था, तो मुझे तैयारी में बहुत मजा आता था। तो अब मैं अपने कलीग्स को देखता था, दोस्तों को देखता था, तो दबाव में आ जाते थे यार कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। इस टाइप के छोटे छोटे चैलेंज होते हैं, उस दौरान फेस करता था, मैं देखता था और अभी भी देखता हूँ। कमो वैसे यही चैलेंज मुझे सारे स्टूडेंट्स सामने दिखते हैं। ग्रेट। अपनी तैयारी के दौरान जो है हम जैसे देखते हैं आजकल सोशल मीडिया का जो प्रचलन है, क्योंकि बहुत सारे फेक न्यूज़ भी जो हैं फैलते हैं, काफ़ी तेज़ी से वायरल होते हैं। तो इस समय सोशल मीडिया का जो यूज़ है, मैं तो कहूँगा कि जो टोटल डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का जो यूज़ है, क्या आपने डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म यूज़ किया? अगर यूज़ किया तो उसके क्या रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए स्टूडेंट्स के लिए? देखिए, जब मैं तैयारी कर रहा था 2011-12 के दौरान का जो टाइम पीरियड था, उस दौरान हमारे पास सोशल मीडिया या इंटरनेट पर इस टाइप की फैसिलिटी बहुत कम मिलती थी, ना के बराबर मिलती थी। इंटरनेट जी। काफी महंगा हुआ करता था, 2G के स्पीड में, 3G के स्पीड में था, 4G था नहीं। तो उस दौरान जो है इतना कोई बहुत इम्पैक्ट था नहीं। थोड़ा बहुत हम लोग गूगल पे और ये तमाम सारी चीजें सर्च कर लेते थे, लेकिन अभी
अभी तो मतलब बहुत सारी चीजें आप खासतौर से जैसे अन अकेडमी पोर्टल हैं या अन्य तमाम सारे जो पोर्टल्स हैं, गूगल है, तमाम सारे कोचिंग्स के अपने पोर्टल हैं, ये बहुत अच्छा है। मतलब अगर आप चाहें तो इस डिजिटल एरा में आप फिजिकली कहीं ना उपस्थित हो, अगर आप इनका शिद्दत से उपयोग करते हैं, पूरी ईमानदारी से करते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारे पास ये तो हर समय उपलब्ध है, मैं कभी भी कर लूंगा। अगर आप शिद्दत से उपयोग करते हैं तो बहुत ही कमाल का है, बहुत ज्यादा। मतलब हम लोग, हमें याद है कि जो एक छोटी सी जानकारी जानने के लिए हमें अलग अलग लोगों के सामने चक्कर लगाने पड़ते थे, वो अब नहीं है। अब आप घर में बैठिए, अपने काम के लिए ईमानदार रहिए, सब हो जाएगा, कोई कठिनाई नहीं। ग्रेट, ग्रेट। तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है उसका कैसा यूज होना चाहिए, ये आपने जाना हमारे एक्सपर्ट से, तो ये बात जरूर आप नोट करें कि जो जरूरी चीजें हैं उसके लिए पहले भटकना होता था। आजकल वो सारी चीजें आपको एक सेपरेट प्लेटफॉर्म पर मिल जाती है, तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए। अगला मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है आशीष भाई कि मेंस की तैयारी जब होती है प्रीलिम्स के बाद, जो गैप होता है हमारे पास, वो बहुत कम गैप होता है। कई बार जो है ये मेरा क्वेश्चन है, बरसाती मेंढक एक शब्द प्रयोग होता है हमारे बोलचाल की भाषा में, कि जब वैकेंसी आती है तभी बहुत सारे लोग निकल कर आते हैं प्रिपरेशन के लिए नया नया। तो क्या वो कितने सही है वो बरसाती मेंढक, या जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको प्रीलिम्स के बाद जो गैप मिलता है मेंस के लिए, वो गैप कितना मतलब उपयोगी हो सकता है उनके लिए? देखिए, एक तो मैं ये कहना चाहूंगा सबसे पहले खासतौर से स्टूडेंट्स को कि वो जो तैयारी को डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि ये प्रीलिम्स की तैयारी है और ये मेंस की तैयारी है और ये इंटरव्यू की तैयारी, जी। ऐसा होता नहीं है। तैयारी एज ए होल होती है। प्रीलिम्स, उनको इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि प्रीलिम्स उन्होंने सिर्फ रखा हुआ है कि ऐसे लोग जो किसी काम के नहीं है या जिनकी जानकारी का स्तर किसी काम के लिए स्तर ठीक नहीं है, जिनकी जानकारी का स्तर अभी ठीक नहीं है, उनको इससे हटा दिया जाए, महज एक स्क्रीनिंग। तो तैयारी वो एज ए होल करे। अब जैसे उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के संबंध में मेंस में वो एनालिटिकल प्रश्न पूछेंगे और यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछ लेंगे या कोई डेटा पूछ लेंगे, तो ऐसा होता नहीं। इसलिए परीक्षा में सम्मिलित होने से पहले मोटा मोटा ये मान के चले कि अपनी मेंस की तैयारी करके रखें। आज का कंपटीशन का जमाना है। अगर हम ये सोचते हैं कि नहीं, हम पहले प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, प्रीलिम्स की परीक्षा देंगे, फिर उसके बाद हमारा प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा, फिर हम मेंस में की तैयारी जाकर कर लेंगे, ऐसे में बहुत कठिनाई होती है और संभावना मुझे लगता है कि चयन की बहुत कम हो जाती है, बहुत न के बराबर हो जाती बिल्कुल, सॉरी टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन। फिर यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस की जो रणनीति है, उस रणनीति में कैसे अंतर हम समझ सकते हैं? क्या अंतर होना चाहिए? है। देखिए, सबसे पहले दो चीजें, जैसे आप कोई भी विषय पढ़ रहे हैं तो पहले तो विषय को एज ए होल पढ़ें आप, ठीक है। खासतौर से मध्य प्रदेश की अगर बात करूं तो तीन दृष्टिकोण उसमें अपनाकर चलना चाहिए ज्यादातर टॉपिक पे। पहला ये हम्म, कि ये दृष्टिकोण मध्य प्रदेश के संदर्भ में कहाँ तक लागू है। जैसे जी मान लीजिए एक एक पॉइंट मैंने लिखा है कि सिलेबस में आपके लिखा है कि जल संसाधन। जी आपसे प्रश्न तीन दृष्टिकोण से वो पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में वो जल संसाधन की स्थिति पूछ सकते हैं, भारत के संदर्भ में पूछ सकते हैं, और वो विश्व के संदर्भ में पूछ सकते हैं। तो तीनों डायमेंशन आपको तैयार करने हैं। जहां तक प्रीलिम्स का प्रश्न है तो वो आपसे डेटा पूछ सकते हैं कि भाई मध्य प्रदेश में फला बांध कहाँ पर स्थित है, या किसी एक डैम को ले लिया उन्होंने, तो वो एक डेटा अगर स्टूडेंट्स चाहें, क्योंकि तो आंकड़े इस तरह के काफी भूलते हैं, तो वो किसी पृथक अपने नोट्स में उसको नोट करते चल सकते हैं। पर इस परीक्षा में चयन होने के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपकी इंटरव्यू की भी तैयारी नहीं हो पाएगी। क्योंकि आप सडन चाहें कि नहीं अभी 15 दिन में मैं कोई इंटरव्यू की तैयारी अपनी कर लेने वाला हूँ, क्या हो जाएगा, तो ऐसा होता भी नहीं। जी तो ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो यहीं से जब अपनी बात हुई है तो मैं इंटरव्यू से रिलेटेड एक प्रश्न करना चाहूंगा। जो साक्षात्कार की तैयारी है, वो तैयारी का क्या स्तर होता है और क्या क्वालिटीज जो है वो देखी जाती हैं उसमें?
देखिए, सबसे पहले तो हमें एक चीज कंफर्म कर लेना है कि हमें टेबल के उस तरफ जो बैठा हुआ व्यक्ति है, जी, वो एक पढ़ा लिखा इंसान है, जी, उसके पास एक विशाल प्रशासनिक अनुभव है और वो हमें जज करने आ रहा है, हमें देखने आ रहा है। और हमारे जैसे तमाम सारे लोग उनके पास रोज जा रहे हैं। तो हमें अपने इंटरव्यू की तैयारी सबसे पहले हमें अपने बायोडेटा से स्टार्ट करनी चाहिए, अपने आप से स्टार्ट करनी चाहिए। अपने को स्टार्ट करके फिर अपने गृह जिले में जाएं, अपने गृह जिले के बाद अपने स्टेट में जाएं, फिर अपने स्टेट के बाद नेशन में जाएं, वर्ल्ड वाइड। पर एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि आप जो कहने जा रहे हैं उसमें हुँ, आंकड़ों का होना बहुत जरूरी है। हुँ, सिर्फ सामान्य भी बोलचाल में जब आप कोई चीज कहते हैं और उसके साथ अगर तथ्य रखते हैं, तो वो आपका जो संवाद होता है बहुत प्रभावशाली होता है। जी। तो इंटरव्यू के दौरान जो भी बात कहें उसमें तथ्यात्मकता जरूर होनी चाहिए, यानी जो आप बात कह रहे हैं उसको आप जस्टिफाई करें। बॉडी लैंग्वेज से भी वो आपकी दिखनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा अगला प्रश्न ये है आपसे कि जो पोस्ट आप चाहते थे, क्या आपको वही पोस्ट मिली है? मीन्स आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी, क्या वो फुलफिल हुई हैं? और दूसरा, जब हम तैयारी करते हैं तो हमारा एक परसेप्शन होता है कि इस पोस्ट में शायद ये काम होता होगा। जितनी हमारी नॉलेज होती है उतना हम उसके बारे में सोच पाते हैं। और तो उस सोच में और आज जो आप उस पोस्ट पर हैं, उस वास्तविकता में कितना अंतर है? देखिए, एक चीज यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जी, सवाल ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम जो पोस्ट चाह रहे हैं हम उस पर जी, हैं या हम उस पर नहीं। सवाल ये है कि हमें अ, जिस काम के लिए सरकार ने या नियति ने हमें चुना है, हम जी, उस काम को कितना अच्छे से कर रहे हैं। ग्रेट। ठीक है। और दूसरी चीज, आपको हर पल काम का आनंद लेना चाहिए। आज आप इस पोस्ट पे हैं, कल आप उस पोस्ट पे होंगे, परसों आप दूसरी जिम्मेदारी को आप संभाल रहे होंगे। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप कितना समर्पित होकर काम कर रहे हैं और आप कितनी संतुष्टि के साथ काम कर रहे जी, हैं। इनर जो सेटिस्फैक्शन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रेट। सारा एक चीज, दूसरी चीज देखिए, आप अगर डिप्टी कलेक्टर हैं, आप डीएसपी हैं, या आप एक्साइज में हैं, या आप महिला बाल विकास में हैं, या आप सहकारिता में हैं, अल्टीमेटली आप काम किसके लिए कर रहे हैं? अल्टीमेटली आप नेशन के लिए काम कर, आप देश के लिए काम कर रहे हैं, आप सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। अंतर हो सकता है कि आपको ये वाली जिम्मेदारी ना मिलकर वो वाली जिम्मेदारी मिल गई है, ठीक है, पर उसमें आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समस्त चीजें देश की हैं, वो बिल्कुल, कंट्रीब्यूशन महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो दोस्तों, मतलब पोस्ट से ज़रूरी है आपकी ज़िम्मेदारी, जो ज़िम्मेदारी आपको मिली है सोसाइटी के लिए, उसको आप कितना महत्वपूर्ण तरीके से निभा रहे हैं, ये ही उतना महत्वपूर्ण है। तो ये इसीलिए मैंने ये सवाल आपसे किया। अगला मेरा प्रश्न जो होता है कि मेंस और मेंस के लिए एक अचूक स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है कि जो पेपर्स हैं, जो 3 मार्कर क्वेश्चन्स हैं, जी क्योंकि अभी एक मेंस अभी बाकी है जैसा आपने देखा, और 6 मार्कर क्वेश्चन्स हैं, 15 मार्कर क्वेश्चन्स हैं। अलग-अलग पार्ट्स है, उसके सेक्शंस हैं सारी। तो इन 6 पेपर जो हमारे हैं, उनकी तैयारी का जो प्रारूप है और बुक लिस्ट मेंस की ये क्या हो सकती है? क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं कि मेंस के लिए कौन-सी किताब पढ़ें, किस प्रकार के नोट्स का चयन करना चाहिए, है ना? मीन्स व्हिच टू फॉलो एंड व्हिच नॉट टू फॉलो द काइंड ऑफ क्वेश्चन्स। तो इसका क्या जवाब होगा आपके पास? विकास जी, इसमें दो तीन चीजें, पहले तो मैं आपके आखिरी वाले सवाल को ले लेता हूँ कि जी, कौन सी किताब है और कैसी नोट्स हो। मैं किताब का नाम नहीं लूंगा क्योंकि एक तरह का एडवर्टीजमेंट हो जाएगा ये। जी, पर जहां तक बात, मैं पहले कह चुका हूँ कि 3 डायमेंशन हमारे पढ़ने के होने चाहिए। एक तो जी, आप कंट्री को दृष्टिकोण में रखें, देश को दृष्टिकोण में रखें, आप देश को रखें। तीसरा, जब आप उत्तर अपना, जब भी कोई प्रश्न हो तो उसको 3 तरीके से हमें देखना है। पहला, एक प्रश्न 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है, वही प्रश्न आपको 6 नंबर में भी पूछा जा सकता है, और वही प्रश्न जो है आपसे 15 नंबर में पूछा जा सकता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो सकता है। यहाँ जो
सबसे महत्वपूर्ण है उत्तर की संपूर्णता। बहुत सारे लोग हैं कि भाई हम 100 शब्दों में लिखते हैं या 300 शब्दों में लिखते हैं। उसके बजाय मैं ये कहता हूँ लोगों को कि आप अगर 300 शब्दों में उत्तर को लिख रहे हैं तो वो 290 हो सकते हैं या 310 हो सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो आप आंसर दे रहे हैं वो पूर्ण हो रहा है कि नहीं हो रहा। जो पूछी गई चीज है उसकी पूर्णता महत्वपूर्ण है, वो पूर्ण होना चाहिए। ग्रेट। ठीक है, जिस जी। नंबर में जो प्रश्न पूछा गया है उस सबसे जो महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है आप उसमें उसकी बता देंगे। ठीक है, या आप दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि 3 नंबर वाला जो प्रश्न पूछा है, पूछने वाले को सब कुछ पता है ना, वो जो पूछ रहा है आप वो बता दीजिए उसको। 6 नंबर का कुछ उसको पता है, कुछ मेरे को पता है, और 15 नंबर में उसको कुछ नहीं पता है, हमें सब कुछ पता सब है। कुछ पता है। लेकिन बताना, लेकिन किसी भी परिस्थिति में आपके सेंटेंस रिपीट नहीं हो, आपके विचार रिपीट नहीं हो, और उत्तर की समग्रता बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए अभी मेंस में आपको 4200 शब्द 4250 शब्द लिखने हैं, अभी जो मेंस होने वाला है आप, ठीक है। अब मान लीजिए आप किसी भी परिस्थिति में आप 4250 लिखने की आपकी क्षमता ही नहीं है, आपने बहुत प्रैक्टिस कर लिया पर आप 3500 शब्द लिख पाते हैं या उसके 80%। जी। तो मेरा ये कहना है कि आप सभी प्रश्नों के 80% लिख दीजिए। क्या होता है कि एक को बहुत ज्यादा लिखने के चक्कर में पता चला कि लास्ट में हमारा कुछ छूट जाता है। तो यहाँ पूर्णता होनी चाहिए कि आपका पेपर पूरा अटेम्प्ट करें आप, और जो है उत्तर की संपूर्णता पर ध्यान दें, आपका उत्तर पूरा होना चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी है। ग्रेट। अगला प्रश्न जो है मेरा यहाँ कि भविष्य में जो लोग सिविल सेवा की तैयारी करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं, उनके लिए कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज जो आप देना चाहते हैं? उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि आप जिस काम में लगे हुए हैं जी। वहाँ आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य वो होना चाहिए कि आपको सोसाइटी के प्रति कंट्रीब्यूट करना है। आपको आकर इस देश के लिए अपना योगदान देना है। आपको कुछ एक जिम्मेदारी मिलेगी और उसके लिए साथ कुछ आपको अधिकार मिलेंगे। उसके लिए आपको काम करना है। और एक सबसे जो महत्वपूर्ण मैसेज मैं लोगों को देना चाहता हूँ कि आप अपनी तैयारी के सफर का आनंद लीजिए। ग्रेट। आप इसलिए नहीं पढ़िए कि आपको चयनित होना है, आप इसलिए पढ़िए कि आज आपको जानना है। आज आपने सिंध घाटी सभ्यता पढ़ी तो आपको मजा आना चाहिए कि आज मैंने सिंध घाटी सभ्यता के बारे में जाना, मुझे मजा आया। आज आपने रूस की या फ्रांस की क्रांति पढ़ी तो आपको आनंद आना चाहिए कि आपने उसको जाना। ठीक है, और जो आपका चूंकि आपका सिलेबस बड़ा होता है, आपको माइंड में बहुत सारी चीजें स्टोर करनी होती हैं, तो आप अपने लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में आप डिवाइड कर दीजिए और एक लक्ष्य आप निर्धारित करिए कि आज मेरे छोटे। जी। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, आपका वॉइस जो है वो म्यूट हो गया है। जी। साल में पूरा। ठीक है, जब जी। आप इस तैयारी को छोटे छोटे लक्ष्य में बांट देंगे तो आपकी तैयारी का जो सफर है वो बहुत आसान हो जाएगा और आप एकदम खुश हो रहिए और खुश होकर तैयारी करिए, क्योंकि मैं आशा करता हूँ कि तनाव के साथ तैयारी करना सफलता प्राप्त करने में काफी बाधक होता है। बिल्कुल। ये बहुत मेरा बहुत मैसेज बहुत है। बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया आशीष भाई। मजा है आपके साथ बात करके। जो अनुभव हमें मिला है, पूरा अनअकैडमी परिवार में जितने भी स्टूडेंट्स आज पूरा ये सुनेंगे, उनको बहुत 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 ज्यादा फायदा होने वाला है इस इंटरव्यू से। और आप जो कोरोना फाइटर्स हमारे लिए काम कर रहे हैं, उनको देश की तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से हैट्स ऑफ, सलाम कि आप इतनी जिम्मेदारी भरा काम कर रहे हैं। और जय हिंद, जय भारत। थैंक यू विकास।